सो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज हम अपना नया चैप्टर जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज। अगर हम इस वाले टॉपिक को इस वाले चैप्टर को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। यस, जहां तक इस चैप्टर का इंडेक्स की बात है तो इसमें हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, रिजिड बॉडीज को हम देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम देखेंगे, रेडियस ऑफ जाइरेशन को हम देखेंगे एंड हम देखेंगे थॉर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थॉर्म ऑफ पैरेलल एक्सिस। उसके बाद हम देखेंगे कॉमन बॉडीज। करेक्ट? Is that correct? Okay, fine. So let's begin with the concept, with the first concept, that is the center of mass. Center of mass. Basically, center of mass जो है ये होता क्या है? अगर हमें बताना हो center of mass of a body, एक बॉडी का center of mass और of a system, एक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या होता है? ये वो पॉइंट होता है, दैट पॉइंट, मैं यहां पर लिखूंगा दैट पॉइंट वेयर होल मास ऑफ दैट बॉडी, उस बॉडी का होल मास ऑफ दैट बॉडी और दैट सिस्टम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, is supposed to be concentrated। ये वो वाला पॉइंट होता है एक बॉडी में या वो वाला पॉइंट होता है एक सिस्टम में जहां पर हम एज्यूम करते हैं कि सारा का सारा मास जो है वो इस पॉइंट पे क्या है, कंसंट्रेटेड है, वो इस पॉइंट पे प्रेजेंट है। करेक्ट? अब हम इसको और एक तरीके से बोल सकते हैं, ये दैट पॉइंट होता है, दैट पॉइंट ऑफ ए बॉडी या एक सिस्टम का विच मूव्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब हम एक बॉडी पे या एक सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो अगर वो बॉडी मूव करेगी तो हम बोलते हैं बेसिकली इसका सेंटर ऑफ मास जो है, इसका वो वाला पॉइंट है, उसी ने एक्चुअली मूव किया। करेक्ट? अब ये सेंटर ऑफ मास है, इसकी फॉर्मूलाज क्या है, इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? यहां पर मैं हेडलाइन लिखूंगा सेंटर ऑफ मास ऑफ, फॉर एग्जांपल हम अभी लेंगे टू पार्टिकल्स, अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स है मैं यहां पर लिखूंगा सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। अगर मेरे पास दो पार्टिकल्स होंगे उनका सेंटर ऑफ मास कैसे हम देख सकते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास दो पार्टिकल्स है, एक का मास है m1, दूसरे का मास जो है वो है m2। यस, और जो पोजीशन वेक्टर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल m1 जिस बॉडी का मास है उसका पोजीशन वेक्टर है कुछ r1 और जो m2 है इसका पोजीशन वेक्टर है r2। करेक्ट? अब अगर हमें इसका सेंटर ऑफ मास को देखना होगा वो मैं लिखूंगा r सेंटर ऑफ मास। यस, तो वो उसकी फॉर्मूला जो मेरे पास आती है दैट इज m1 r1, दैट इज मास नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ मास नंबर 1 प्लस m2 r2 मास नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ मास नंबर 2 एंड डिवाइड में यहां पर करूंगा टोटल मास, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी m1 प्लस m2। इज दैट करेक्ट? दिस इज गोइंग टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नीट 2020 में इसी में क्वेश्चन आया था, इसी फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन आया था। यस, अब यहां पर बात को समझो। इफ मैं यहां पर लिखूंगा एक कंडीशन होगी मेरे पास, अगर मेरे पास m1 इक्वल टू m2 होगा, फॉर एग्जांपल ये दोनों m के बराबर है, इसका मतलब क्या होता है, दो बॉडीज है मेरे पास जिनका मास सेम है, अब हमें उनका सेंटर ऑफ मास देखना होगा तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास होगा m1 के बदले भी हम यहां पर m पुट करेंगे, r1 एज इट इज रहेगा, प्लस m2 के बदले भी हम m का पुट करेंगे, जो r2 है ये एज इट इज रहेगा, m1 प्लस m2 ये मेरे पास आएगा 2m। इज दैट क्लियर? तो यहां से m, ये m और ये m ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो आएगा
r center of mass, that will be r1 plus r2 upon 2. दिस इज अगेन गोइंग टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट्स दिए गए होते हैं, दो बॉडीज दी गई होती है, उनका मास अगर सेम है तो एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r1 प्लस r2 अपॉन 2. इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? ओके ये तो हमने देखा था एक पर्टिकुलर केस. अब यहां पर जनरल केस देखो. जनरल केस में हम क्या देखेंगे? सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल्स. center of mass of n पार्टिकल्स. अगर मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारी बॉडीज है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है. एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, तीसरे का मास है m3 और सो ऑन एंड लास्ट वाला जो है उसका मास है mn. यस, इसी तरीके से मैं इनके पोजीशन वेक्टर्स को यहां पर लिखूंगा. r1 इसका पोजीशन वेक्टर है r2, इसका पोजीशन वेक्टर है r3 एंड डैश 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 और mn वाली का जो है वो है rn. यहां तक क्लियर? तो अगर इस सिस्टम का ये एक सिस्टम बन गया, यहां पर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, इसमें क्या आ गया? बेसिकली n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए. अब अगर मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा r center of mass and that will be equal to m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 प्लस डैश 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 जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनका हम सम करेंगे. यस, तो लास्ट वाली टर्म जो आएगी मेरे पास दैट विल बी mn rn एंड डिवाइडेड में आएगा टोटल मास दैट विल बी एक्चुअली m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 एंड प्लस लास्ट में आएगा mn. यहां तक क्लियर? ये अगेन हमारे लिए हो गई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. अब ये जो रिजल्ट मैंने यहां पर लिखा m1 r1 प्लस m2 r2 एंड सो ऑन mn rn तक डिवाइड बाय m1 प्लस m2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं जो सेंटर ऑफ मास होगा बेसिकली, r सेंटर ऑफ मास जो होगा बेसिकली दैट विल बी द समेशन ऑफ i रनिंग फ्रॉम 1 टू n. i की वैल्यू में कहां से रखूंगा? i की वैल्यू हो जाएगी 1 से n तक. यहां पर मैं सीधे लिखूंगा MIRI, करेक्ट, एंड डिवाइड में लिखूंगा कैपिटल M. कैपिटल M is basically going to be the total mass, that is m1 plus m2 plus m3 and so on. इसी तरीके से ये वाली एक्सप्रेशन जो मैंने लिखी MIRI, इसमें I की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 से लेके n तक, करेक्ट. ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है समेशन. जितनी भी टर्म्स यहां पर बनेगी उनका टोटल सम. इज दैट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम यहां पर देखेंगे कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये जो सेंटर ऑफ मास होता है इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास. जो सेंटर ऑफ मास है उसके कंपोनेंट्स क्या है? अगर हम यहां पर देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखूंगा पोजीशन वेक्टर्स. मेरे पास है r सेंटर ऑफ मास एंड ri. ये कैसे रिलेटेड है? दीज आर रिलेटेड बाय पोजीशन वेक्टर जो मेरे पास है r सेंटर ऑफ मास एंड ri. अगर मैं इनकी रिलेशन मुझे देखनी होगी तो मैं यहां पर लिखूंगा r सेंटर ऑफ मास जो होता है दैट विल बी x सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर अलोंग द x डायरेक्शन. x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास जो होगा एंड मल्टीप्लाई में आएगा यूनिट वेक्टर अलोंग द x डायरेक्शन. इसी तरीके से प्लस आएगा y सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर इन द y डायरेक्शन दैट विल बी j कैप, करेक्ट. प्लस में आएगा z सेंटर ऑफ मास z डायरेक्शन में एंड इसके मल्टीप्लाई में आएगा k वेक्टर दैट इज गोइंग टू बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द k डायरेक्शन. यस यस. इसी तरीके से अब अगर मैं यहां पर ri की बात करूंगा, इस ri की बात करूंगा, ये क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली गोइंग टू बी द xi प्लस में क्या मल्टीप्लाई में क्या आएगा? i वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग द x डायरेक्शन. इसी तरीके से प्लस आएगा yi प्लस आएगा मल्टीप्लाई में आएगा j वेक्टर, j इज गोइंग टू बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द y डायरेक्शन, करेक्ट. प्लस में आएगा z, यस.
जी आई आएगा यहाँ पर और मल्टीप्लाई में आएगा के वेक्टर के कैप के इज गोइंग टू बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द जी डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। अब अगर हमें यहां पर देखना होगा एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स डायरेक्शन में जो सेंटर ऑफ मास होगा, तो मैं क्या यहां पर लिख सकता हूं जिस तरीके से मैंने ऊपर लिखा, समेशन एक्स आई, यहां पर मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल एम आई एक्स आई, और आई की वैल्यू जो मैं रखूंगा 1 से लेके एन तक रखूंगा, डिवाइड में आएगा टोटल एम। यस, एम आई के बदले में रखूंगा 1 से वैल्यू और एन तक, ये आएगा मेरा एक्स सेंटर ऑफ मास। इसी तरीके से अगर मुझे लिखना होगा वाई सेंटर ऑफ मास, वाई डायरेक्शन में, वो कितना आएगा, उसको मैं अगेन लिखूंगा समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू एन, यहां पर आएगा एम आई, लेकिन यहां पर आएगा वाई आई। यहां तक क्लियर? और डिवाइड में आएगा टोटल मास, दैट इज गोइंग टू बी द कैपिटल एम, विच इज एक्चुअली द सम ऑफ ऑल द स्मॉलर मासेस m1 m2 m3 एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं यहां पर लिखूंगा z सेंटर ऑफ मास, तो वो मेरे पास आ जाएगा अगेन समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n, यस, एम आई जी आई, यह, और डिवाइड में रखूंगा कैपिटल एम, दैट इज अगेन गोइंग टू बी द टोटल मास। इज दैट क्लियर? ये तो हो गए कंपोनेंट्स एक सेंटर ऑफ मास के, जो एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट होता है एंड जी कंपोनेंट होता है। यस, फाइन, यहां तक क्लियर? आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेसिकली जब एक बॉडी मूव करती है तो हम ये बोलते हैं कि उसका बेसिकली सेंटर ऑफ मास ने मूव किया। यस, अब हम उसी को यहां पर डिस्कस करेंगे। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, COM। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब यहां पर थोड़ा सा रिकॉल करो, जब मैंने सेंटर ऑफ पोजीशन वेक्टर बताया एक सेंटर ऑफ मास का, वो मैंने डिनोट किया RCM से। मैंने उसकी वैल्यू क्या बताई, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 प्लस mn rn। यस, और डिवाइड में मैंने रखा टोटल मास, दैट इज एक्चुअली m1 प्लस m2 प्लस mn। यस, यहां तक क्लियर? तो इस वाली टर्म को, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन m को मैं कॉमन लूंगा, लेकिन मैंने यहां पर कैपिटल M लिया। कैपिटल M इज गोइंग टू बी द m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 डैश। यस, और अंदर क्या रहेगा, दैट विल बी m1 r1, करेक्ट, प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 प्लस mn rn। यहां तक क्लियर है? तो ये वाली एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगी। अब अगर मैं इसका डिफरेंशियल लूंगा, ये तो मेरा था पोजीशन वेक्टर, ये तो मेरा था पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। अब अगर मैं यहां पर लिखूंगा d बाई डी टी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर और सेंटर ऑफ मास, विल दैट बी इक्वल टू 1 अपॉन m, ऐसे ही रहेगा। और ये वाली टर्म जो है, इनसाइड जो टर्म्स है, इनकी होगी डिफरेंशिएशन। यस, m1 is going to be the mass and it is always constant। m1 आ जाएगा बाहर, अंदर रहेगा d by dt of r1 प्लस m2 आ जाएगा बाहर, अंदर रहेगा d by dt of r2 इन द सिमिलर वे, प्लस डैश 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 mn आ जाएगा बाहर, अंदर रहेगा d by dt of rn। यहां तक क्लियर? इज दैट क्लियर? सो दिस इज गोइंग टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने डिफरेंशिएशन की एक पोजिशन वेक्टर की, जब मैं x की डिफरेंशिएशन करता हूं, जब मैं लिखता हूं d बाई डी टी ऑफ x, तो वो मेरे पास आती है वेलोसिटी। यस, वो मेरे पास आती है वेलोसिटी। तो इसी तरीके से मैंने अगर यहां पर डिफरेंशिएशन देखी किसकी, d बाई डी एक्स ऑफ सेंटर ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास की, तो ये मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन m, बाहर आ जाएगा। यस, तो ये मेरे पास आ जाएगा, m1 रहेगा कुछ इसी तरीके से। ये जो यहां पर आप देखो, ये जो टर्म है d बाई डी टी ऑफ r1, दिस विल बी इक्वल टू v1, करेक्ट, प्लस m2 रहेगा बाहर। यस, और अंदर जो है d बाई डी टी ऑफ r2 d बाई डी टी ऑफ r2 के बदले आएगा v2 प्लस इसी तरीके प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहां पर आ जाएगा mn एंड vn बन जाएगा d बाई डी टी ऑफ rn। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं इसको समेशन फॉर्म में लिखूंगा,
अब अगर मैं इसको समेशन फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या मैं लिख सकता हूं जो सेंटर ऑफ मास है, v सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज गोइंग टू बी MIVI। यस, समेशन में किसकी लूंगा, I रनिंग फ्रॉम 1 to n और डिवाइड में रखूंगा टोटल m। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस। अब इसी तरीके से ये तो आ गया मेरे पास सेंटर ऑफ मास। अगर मुझे अब एक्सेलरेशन देखनी होगी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास होता है, अगर मुझे उसकी एक्सेलरेशन देखनी होगी तो मैं बेसिकली लिखूंगा d बाई डी टी ऑफ v सेंटर ऑफ मास। यस, जब मैं d बाई डी टी ऑफ v सेंटर ऑफ मास को लिखूंगा तो मैं क्या यहां पर लिख सकता हूं 1 अपॉन m को मैं बाहर लूंगा। यस, इज दैट क्लियर? और m1 मेरा बाहर रहेगा, अंदर रहेगा d बाई डी टी ऑफ v1 प्लस m2 बाहर रहेगा, अंदर रहेगा d बाई डी टी ऑफ v2 प्लस डैश 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 एम एन बाहर रहेगा, अंदर रहेगा डी बाई डी टी ऑफ वी एन। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? ये हो गई हमारी एक्सेलरेशन। तो इसको मैं यहां पर लिखूंगा एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, मोर स्पेसिफिकली अगर मैं यहां पर लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ए सेंटर ऑफ मास को मैं इसको डिनोट करूंगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन m बाहर ही रहेगा और अंदर जो रहेगा, अंदर इट्स गोइंग टू बी m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस डैश 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 और लास्ट वाली टर्म जो रहेगी दैट विल बी mn an मास ऑफ द nth बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ nth बॉडी, और डिवाइड में जो रहेगा, डिवाइड में टोटल मास रहेगा एंड दैट मैंने कॉमन लिया पहले ही। इज दैट क्लियर? अब अगर इसको भी मैं समेशन वे में लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं a center of mass that is going to be the acceleration of center of mass, that will be MIAI, mass of ith body multiplied by the acceleration of ith body, where I will be running from 1 to n। I कहां से कहां तक I की वैल्यू होगी 1 से कहां तक n तक, और डिवाइड में रहेगा टोटल मास that is going to be m। this capital M is going to be the total mass, that is all sum of all the smaller masses m1 plus m2 plus m3 and so forth। yes। अब यहां पर एक बात को अंडरस्टैंड करो, अब यहां पर एक बात को अंडरस्टैंड करो, जो मास मैं लिखूंगा मास ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यस, दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। क्या मैं इसको बोल सकता हूं दिस विल बी इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस डैश 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 प्लस fn। यस, क्यों? अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ को बोलूंगा, मैं बोलूंगा न्यूटन्स सेकंड लॉ, वो बोलता है एफ नेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, f1 प्लस f2 प्लस डैश 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 प्लस fn। एफ नेट जो होता है, जो एक्ट कर रहा है एक बॉडी पे, वो एक्चुअली में होता है द एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। तो ये जो एफ नेट है, एफ को मैं लिखता हूं मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यस, तो मैंने यहां पर इसी को इस वे में लिखा, मैंने यहां पर लिखा मास ऑफ द होल सिस्टम। क्लियर? और जो एक्सेलरेशन है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड यही मैंने लिखा यहां पर mass into acceleration of center of mass, this will be equal to f1 plus f2 plus dash 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 and plus fn। yes, is that clear? so can I say that जो एक f external होता है, जो f external होता है, जो external force act कर रहा है एक बॉडी पे, वो होता है किसके इक्वल टू m, that is going to be the mass of the system or the total mass of the individual particles m1 plus m2 plus m3 and so on up to mn। yes, and multiply में इसके रहेगा acceleration of center of mass, that is going to be m1 plus m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 divided by the total mass। yes, is that clear? This is going to be the very very important formula। yes, very very important। अब यहां पर अगर मैं लूंगा केस जिसमें मैं लूंगा क्या, आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। जब मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करता हूं उसका मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम वो वाला सिस्टम होता है जिसपे नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो, फोर्स एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू जीरो, दैट मींस नो फोर्स शुड एक्ट ऑन दैट सिस्टम, तभी वो सिस्टम क्या होगा,
एक आइसोलेटेड सिस्टम बनता है। तो F को मैंने अभी बताया यहां पर, दैट इज गोइंग टू बी द टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दैट मीन्स M ऐसे ही रहेगा और d बाई डी टी ऑफ V सेंटर ऑफ मास। इज दैट क्लियर? अब जब यही जीरो के बराबर होगा, जब आइसोलेटेड सिस्टम है, दैट मीन्स फोर्स इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स दिस टर्म शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर ये टर्म जीरो के बराबर है, M तो कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। अब इसका मतलब होता है ये जो V सेंटर ऑफ मास है, V सेंटर ऑफ मास है, ये कांस्टेंट है। V सेंटर ऑफ मास, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट। क्लियर? V सेंटर ऑफ मास यहां पर कांस्टेंट क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमें पता है जो डिफरेंशिएशन होती है, जो डिफरेंशियल होता है एक कांस्टेंट का, वो तो जीरो होता है। करेक्ट? दैट मींस जो सेंटर, जो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, उस पे F एक्सटर्नल कितना होता है? जीरो के बराबर। और V सेंटर ऑफ मास, जो वेलोसिटी होती है उसके सेंटर ऑफ मास की, वो रहती है कांस्टेंट। वो क्या रहती है? कांस्टेंट। यस। अब जब वो कांस्टेंट रहती है, दैट मींस बॉडी, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी विल मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, दैट मींस जो मोमेंटम है, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब यहां पर हम इसी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। किसको? मोमेंटम कंजर्वेशन को। यहां पर मैं लिखूंगा हेडलाइन, मोमेंटम कंजर्वेशन। अब यहां पर कंसिडर करो, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। लेट्स सपोज द मास ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय m1, this is going to be the m2 and so on, this is going to be mn। यहां तक क्लियर? अब अगर मैं इनकी वेलोसिटीज की बात करूंगा, लेट्स सपोज जो m1 मास है हमारे पास, इसके पास जो वेलोसिटी है दैट इज गोइंग टू बी द v1। इन द सिमिलर वे जो m2 वाला मास है, इसके पास जो वेलोसिटी है दैट इज गोइंग टू बी द v2। एंड इन द सिमिलर वे जो mn वाली बॉडी है, इस पे जो वेलोसिटी है दैट इज vn। क्लियर? अब जब मैं टोटल लीनियर मोमेंटम की बात करूंगा ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, तो टोटल लीनियर मोमेंटम दैट विल बी डिनोटेड बाय p and that will be actually equal to vector sum of all the individual momentums। yes, that means p total, momentum total जो होगा वो होगा p1 momentum of body 1 plus p2 momentum of body 2 plus p3 momentum of body 3 plus dash 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 pn तक, that means momentum of nth body। yes, यहां तक क्लियर है? अब ये जो मोमेंटम है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं m मल्टीप्लाइड बाई v, दिस विल बी इक्वल टू m1 के बदले में यहां पर लिखूंगा m1 v1, बिकॉज वी ऑल नो दैट जो मोमेंटम होता है दैट्स एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी जब एक वेलोसिटी से चलती है, तो उसके मास का और उसकी वेलोसिटी का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं मोमेंटम। इज दैट क्लियर? क्लियर? तो यहां पर मैं लिखूंगा m1 प्लस, यहां पर इसी तरीके से मैं p2 दैट्स गोइंग टू बी द मोमेंटम नंबर 2, इसको मैं लिखूंगा m2 मल्टीप्लाइड बाई v2। यस। इसी तरीके से मोमेंटम नंबर 3 को मैं लिखूंगा m3 v3 एंड सो ऑन अप टू द nth बॉडी, और nth बॉडी का जो मोमेंटम है वो मेरा हो जाएगा mn एंड मल्टीप्लाइड बाई vn। क्लियर? तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं जो v सेंटर ऑफ मास है, दिस इज हियर, दिस इज एक्चुअली सेंटर ऑफ मास। V center of mass will be equal to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 plus dash 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 mn vn। और डिवाइड में क्या रहेगा, यहां पर ये मल्टीप्लाई में है और ये जब ये इस साइड में आएगा तो ये यहां पर डिवाइड हो जाएगा। दैट मींस दिस इज गोइंग टू बी द टोटल मास कैपिटल M। इज दैट क्लियर? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो m है, ये दिस गोइंग टू बी द टोटल मास। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं जो मोमेंटम होता है एक सेंटर ऑफ मास का, दैट्स एक्चुअली द टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय द v सेंटर ऑफ मास। दैट मींस जो मोमेंटम होता है एक बॉडी का, दैट इज गोइंग टू बी मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? ओके। अब यहां पर देखो,
अगेन मैं यहां पर लिखूंगा जो डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, क्या मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं एम डीवी अपॉन डी टी? यस। जो मास होता है, मास बेसिकली हमारा कांस्टेंट होता है ऑलवेज। यस। तो यहां पर जो डिफरेंशिएशन होगी वेलोसिटी की, यहां पर मैंने लिखा मास टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और मास को मैं जब ऐसे ही लिखूंगा, मास ऐसे ही रहेगा, और डी बाई डी टी ऑफ वी दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा होता है एक्सेलरेशन, एंड दिस इज गोइंग टू बी एफ एक्सटर्नल। यस, दिस इज एक्चुअली rate of change of momentum, that is dt d by dt of p। क्लियर? अब यहां पर देखो, अगर इफ मेरा जो f एक्सटर्नल है वो 0 के इक्वल टू होगा, जब मेरा f एक्सटर्नल इक्वल टू 0 होगा, ये यहां पर आ गया f एक्सटर्नल। अब जब मेरा f एक्सटर्नल ही 0 के बराबर होगा, एट दैट टाइम क्या मैं ये बोल सकता हूं d by dt ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। अब मोमेंटम की रेट ऑफ चेंज, दैट मींस मोमेंटम की डिफरेंशिएशन कब 0 होगी? दैट इज ओनली पॉसिबल ओनली व्हेन जो मोमेंटम होगा, जो p होगा हमारा, वो कांस्टेंट होगा। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग हियर। जो एक कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है? वो कांस्टेंट होती है, वो 0 के बराबर होती है। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर? अब यहां पर इससे हमें क्या समझ में आ गया? इससे हमें यह समझ में आ गया, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स, इफ external force acting on a system or a body, acting on system or a body is equal to 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट कर रहा है एक बॉडी पे या एक सिस्टम पे, अगर वो इक्वल टू 0 होगा, एट दैट टाइम जो मोमेंटम है, मोमेंटम रहता है कांस्टेंट। अब मोमेंटम कांस्टेंट रहने का क्या मतलब है? मोमेंटम कांस्टेंट रहने का मतलब यह है, मोमेंटम जो है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। जब मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, दैट मींस इनिशियल मोमेंटम इज गोइंग टू बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम will surely be equal to final momentum। फाइनल मोमेंटम, इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं पी आई, दैट मीन्स द इनिशियल मोमेंटम, दिस विल बी इक्वल टू पी फाइनल। यस। और इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं मास इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय वी सेंटर ऑफ मास इनिशियल विल बी इक्वल टू मास फाइनल मल्टीप्लाइड बाय वी सेंटर ऑफ मास फाइनल। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है, इसके बाद हम देखेंगे रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडीज, अब बेसिकली रिजिड बॉडी जो है वो होती क्या है? एक रिजिड बॉडी, हम उस बॉडी को बोलते हैं, यहां पर मैं लिखूंगा दैट बॉडी, वो वाली बॉडी विच डज नॉट अंडरगो एनी चेंज, दैट डजंट अंडरगो एनी चेंज, जिसकी शेप में कोई चेंज नहीं होगी, इन इट शेप, जिसकी ना तो शेप चेंज होगी ना ही साइज चेंज होगा, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी चेंज नहीं होगी। किससे? ऑन अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, ऑन अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। एक बॉडी है हमारे पास, हमने उस पे फोर्स अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल दिस इज गोइंग टू बी द बॉक्स, इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया, लेट सपोज पहले हमने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, आफ्टर दैट हमने फोर्स को इंक्रीज किया, हमने 90 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, आफ्टर दैट हमने फोर्स को अगेन इंक्रीज किया, हमने 150 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। लेकिन ये जो बॉडी है, ये जो बॉक्स है हमारे पास, इसका मास है m, इसकी जो शेप है, ना ही इसकी शेप चेंज हो गई, ना ही इसका साइज चेंज हो गया, ना ही इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। अगर ये कंडीशन, ये बॉक्स, ये बॉडी जो है ये फॉलो करती है, ये सेटिस्फाई करती है, दैट मींस दिस बॉडी इज गोइंग टू बी रिजिड। इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। इज दैट क्लियर? अब ये जो रिजिड बॉडी होती है, इसके सेंटर ऑफ मास जो होता है वो फिक्स्ड होता है। यहां पर देखिए आप, जो सेंटर ऑफ मास होता है, और वी कैन से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी।
ऑफ ए रिजिड बॉडी वो क्या होते हैं? अगर हम एक्स सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एम, कैपिटल एम मैंने यहां पर लिखा, दैट इज गोइंग टू बी द टोटल मास, दैट्स एक्चुअली द सम ऑफ ऑल द masses m1 plus m2 plus m3 and so on and so forth up to mn. यस, और यहां पर मल्टीप्लाई में रहेगा x dm. इज दैट क्लियर? इन द सिमिलर वे अगर हमें y सेंटर ऑफ मास देखना होगा, इन द y कोऑर्डिनेट अगर हमें देखना होगा किसका सेंटर ऑफ मास का, दैट्स अगेन गोइंग टू बी द 1 अपॉन कैपिटल M, 1 अपॉन टोटल मास और मल्टीप्लाई रहेगा ydm. यस, रूट ऑफ ydm. यस, इन द सिमिलर वे अगर हमें z की डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास देखना होगा, यस, तो वो क्या रहेगा 1 अपॉन m अगेन, और जो रहेगा मल्टीप्लाई में रहेगा रूट टाइम्स जी डी एम. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? बेसिक से क्वेश्चन इस पे आते हैं और इन्हीं तीन फॉर्मूला हमें कोऑर्डिनेट्स के याद रखने हैं, तो हम उनका जो क्या है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट. यस, आफ्टर दैट मैं यहां पर आपको बताऊंगा जो सेंटर ऑफ मास होता है ऑफ सम रिजिड बॉडीज. यहां पर हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रिजिड बॉडीज. कुछ रिजिड बॉडीज होती है हमारे पास, उनका सेंटर ऑफ मास हम यहां पर देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रेक्टेंगल है. यस, दिस गोइंग टू बी द शेप नंबर 1. शेप नंबर 2 मेरे पास यहां पर एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है. जहां तक इस रेक्टेंगल की बात है, अगर हम एक रेक्टेंगल को देखेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास किस सेंटर पे लाई करेगा? यस, इज दैट क्लियर? सेंटर ऑफ मास ऑफ a uniform rectangular will be located at the midpoint, that is going to be this point. yes, ये रहेगा इसका सेंटर ऑफ मास. इसी तरीके से अगर हम स्क्वायर का भी देखेंगे तो उसका भी मिडल पॉइंट जो है उस पे सेंटर ऑफ मास रहेगा. इसी तरीके से अगर मैं यहां पर और एक शेप को ड्रॉ करूंगा, मैं यहां पर लूंगा फॉर एग्जांपल मेरा सर्कल है, कोई बॉडी है इन द सर्कुलर शेप, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर रहेगा? उसका सेंटर ऑफ मास इज अगेन गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ दैट बॉडी, सेंटर ऑफ दैट सर्कल. यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब अगर मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग होगी कुछ इस तरीके से, एक रिंग है लेकिन उसका हमने आधा ही लिया है. यस, ये जो है ये इसका सेंटर है और इस वाली लाइन को मैं बोलूंगा यहां पर ये रेडियस हो गई हमारी इस सर्कुलर रिंग की. तो इसकी जो बेसिकली इसका जो सेंटर होता है, जो इसके अगर हम इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस अगर हम इस बॉडी को कट करेंगे, दिस विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल एंड सिमिलर पीसेस. यस, तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां पर ये हो जाएगी. यस, इसको मैं नाम दूंगा यहां पर एक्स. अगर इस एक्स लाइन का मैं सेंटर देखूंगा तो वो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास. अब अगर इस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हमें देखने होंगे तो वो होती है बेसिकली एट हाइट h, यहां तक की हाइट आती है h, एंड दिस विल बी इक्वल टू r अपॉन पाई, 2r अपॉन पाई फ्रॉम दिस लाइन. यस, यहां तक क्लियर है? इसी तरीके से अगर मेरे पास सेमी सर्कुलर डिस्क होगी, अगर ये तो हो गई, ये हो गया मेरा केस नंबर 1, ये हो गया फॉर, यहां पर मैं इसको लिखूंगा सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग. यस, आफ्टर दैट मैं यहां पर लूंगा केस नंबर 2. केस नंबर 2 में मैं लिखूंगा सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क. अगर मेरे पास एक डिस्क होगी लेकिन वो क्या होगी? सेमी सर्कुलर. यहां पर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा. फॉर एग्जांपल दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक लाइन, द बेस लाइन. ये हमारी बन जाएगी डिस्क की पहली एज और ये बन जाएगी दूसरी एज. यस, 3D में मैं यहां पर फिगर नहीं बना सकता. फॉर एग्जाम्पल दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस आर, और इसका जो सेंटर ऑफ मास अगेन जो है वो होगा सिमेट्री ऑफ एक्सिस पे. यस, अब ये जो सिमेट्री ऑफ एक्सिस है ये लाई करती है फ्रॉम द बेस एट हाइट h, और जो इस h की वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 4r, दैट मींस 4 टाइम्स रेडियस अपॉन 3 पाई. इज दैट क्लियर? यहां से इस सेंटर ऑफ मास की जो हाइट होगी वो होगी 4r अपॉन 3 पाई. अगेन दिस इज गोइंग टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. यस, इसी के साथ हम यहां पर देखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर. यहां पर मैं लिखूंगा सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड
हेमिस्फीयर। अगर मेरे पास एक हेमिस्फीयर होगा, फिर हमने उसको दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया, तो वो डिवाइड किया, तो वो बन गया हमारा हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है एक हेमिस्फीयर, दिस इज गोइंग टू बी द हेमिस्फीयर। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इसकी रेडियस जो है वो है आर। अगेन जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा ऑन द एक्सिस ऑफ सेंटर, सेंटर ऑफ मास विल बी ऑन द एक्सिस ऑफ सेंटर, ऑन द सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ एक्सिस। यस। और इसकी हाइट अगर हम देखेंगे फ्रॉम दिस लाइन, फ्रॉम आई वुड से हियर द बेसिक लाइन, वो होगी फ्रॉम हाइट सपोज h, और जो h की वैल्यू होगी दैट विल बी 3r/8। इस बात को याद रखिएगा। दैट मीन्स इस बॉडी, इस हेमिस्फेरिकल सरफेस, इस हेमिस्फेरिकल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा कुछ इस हाइट पे, और इस हाइट की जो मेजरमेंट होगी वो होगी 3r/8। अगेन गोइंग टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इज दैट क्लियर? ये हो गए सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रिजिड बॉडीज। आफ्टर दैट हमारे पास आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? दिस इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। पॉइंट नंबर 1 आप याद रखोगे, दिस इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। अ रोटेटिंग बॉडी, जब एक बॉडी रोटेट करती है तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है? दिस इज एक्चुअली टू अपोज एनी चेंज इन इट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जिस तरीके से हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं सीधे इनर्शिया, उसी को हम यहां पर बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग बॉडी है तो अपोज, बेसिकली ये अपोज करती है यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक बॉडी रोटेट करेगी विद यूनिफॉर्म मोशन, तो ये उस चेंज को क्या करेगी? अपोज करेगी। यस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बताऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें जो रोटेट करता है, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। यहां पर मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ द n पार्टिकल्स इज गिवन बाय m1, दूसरे का मास है m2, तीसरे का मास है m3, एंड सो ऑन अप टू mn। यस, दिस इज गोइंग टू बी द मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। अब इनकी मैं जो है इनकी सिचुएशन में बताऊंगा, इनकी जो लोकेशन में यहां पर वो बताऊंगा। यस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ r1 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस मास m2 is located at the distance of r2, m3 is located at the distance of r3, and so on, and mn is located at the distance of rn from the axis of rotation। अगर एक सिस्टम एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड एक सिस्टम क्या है? रोटेट कर रहा है इन फॉर एग्जांपल दिस वे। यस, ये हमारा है m1, ये हमारा है m2, ये हमारा है m3। फॉर एग्जांपल दिस इज गोइंग टू बी द r1, the distance of mass number 1 from the axis of rotation, this is going to be the axis of rotation। इस एक्सिस के अराउंड ये बॉडीज क्या है? ये मूवमेंट दिखाएगी। यस, दिस इज गोइंग टू बी r2, दिस इज गोइंग टू बी rn। यस, इस तरीके से मैंने यहां पर फिगर भी बनाई। अब जो ये मैंने लिखा, अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोट करेंगे I से, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम एक्सप्रेशन देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू mr² के बराबर होता है। यस, ये तो हो गया एक बॉडी का, लेकिन यहां पर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स है, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। यहां पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एक सिस्टम में। दैट मींस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, दैट इज गोइंग टू बी I विल बी इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस में आएगा mn एंड rn का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अगर मैं एक रिजिड बॉडी की बात करूंगा, यहां पर ये तो हो गया सेंट्रल, ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर मैं यहां पर एक रिजिड बॉडी की बात करूंगा, एक रिजिड बॉडी विद कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, विद कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन,
एक बॉडी जिसका कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारी है क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन, फॉर एग्जांपल ये एक मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यस एक एक पॉइंट नहीं है, इस पे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक हमने लिया और इसको हम लेंगे dm, यस छोटा सा मास वाला पोर्शन हमने लिया। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट विल बी गिवन बाय I एंड दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू इंटेग्रल, किसका इंटेग्रल, यहां पर मैं लिखूंगा dm, ये जो छोटा सा मास वाला पोर्शन मैंने लिया, एंड दिस विल बी r स्क्वायर। इज दैट क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बहुत बार इसके यूनिट्स पे क्वेश्चन आता है, यस अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करेंगे, SI यूनिट्स की बात करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोला आपको, I विल बी इक्वल टू mr स्क्वायर, m इज हियर मास एंड r इज एक्चुअली लेंथ, एंड लेंथ का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, mass per meter square, that means kg meter square is going to be the unit SI unit I would say of moment of inertia। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है that is moment of inertia a scalar quantity or a vector quantity, क्या I जो होता है हमारे पास जो moment of inertia है, is it a scalar और वेक्टर, क्या स्केलर है या वेक्टर है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी टेंसर, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, वो वाली क्वांटिटी जो ना ही स्केलर क्वांटिटी होगी और ना ही वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहां पर मैं लिखूंगा नीदर स्केलर नॉर वेक्टर, ये ना स्केलर क्वांटिटी होगी ना ही ये क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इज दैट क्लियर। आफ्टर इट आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज गोइंग टू बी रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन, अब रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, अब यहां पर देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिस्टम है, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कुछ इस तरीके से रोटेशन दिखा रही है ये मासेस, यस फॉर एग्जांपल दिस इज गोइंग टू बी माय m1, this is going to be m2, this is going to be m3, this is going to be mn। m1 की डिस्टेंस जो है उसको मैं यहां पर लूंगा r1, m2 की डिस्टेंस जो है वो मैं लूंगा r2, m3 की लूंगा r3, mn की लूंगा rn। ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस इज दैट क्लियर। अब ये जो बॉडी है इसका अगर हमें रेडियस ऑफ जाइरेशन देखना होगा, रेडियस ऑफ जाइरेशन की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो रेडियस ऑफ जाइरेशन विल बी डिनोटेड बाय k एंड दैट विल बी इक्वल टू I अपॉन m, यस मोमेंट रूट ऑफ I अपॉन m, रूट ऑफ I अपॉन m मींस रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन टोटल मास, दैट मींस k को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं I अपॉन m होल पावर 1/2, यस यहां तक क्लियर। ये जो है अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा तो मैं यहां पर लिख सकता हूं m, मास तो सेम है, दिस इज गोइंग टू बी m, दिस इज गोइंग टू बी m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn का स्क्वायर और डिवाइड में आएगा n टाइम्स m, यस इसी का क्या है यहां पर हाफ। तो m और m जब कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास जो k की वैल्यू आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ जाइरेशन, दैट विल बी r1 का स्क्वायर ऊपर रहेगा प्लस r2 का स्क्वायर रहेगा, डिस्टेंस का स्क्वायर रहेगा प्लस डैश डैश rn का स्क्वायर रहेगा और डिवाइड में क्या रहेगा, नंबर ऑफ टोटल बॉडीज, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे एक सिस्टम में, यस। अब इसके बाद जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है, रेडियस ऑफ जाइरेशन है, अगर हम इसकी SI यूनिट्स की बात करेंगे तो इसके SI यूनिट क्या है, रेडियस, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द रेडियस, रेडियस इज एक्चुअली द लेंथ, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा ऑब्वियसली दैट्स गोइंग टू बी द मीटर, यस
अब यहां पर आप कुछ पॉइंट्स याद रखोगे। जो रेड सब जाइरेशन है, पॉइंट नंबर 1 आप याद रखोगे, रेड सब जाइरेशन विल डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। दिस विल डिपेंड ऑन shape and size. This is going to be the point number 1. Point number 2, this will depend on, इसके अलावा ये डिपेंड किस पे करेगी, पोजीशन पे डिपेंड करेगी, पोजीशन पे डिपेंड करेगी, यस, एंड ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगी, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पे ये डिपेंड करेगी। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 3 यहां पर याद रखिएगा, दिस विल डिपेंड ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, किस एक्सिस पे आप रोटेशन दिखा रहे हो। Point number 4, it will also depend on mass distribution with respect to axis of rotation। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है उसके अबाउट आपने मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की है उस पे ये डिपेंड अगेन करेगा। करेक्ट, यहां तक क्लियर है? आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। आफ्टर इट हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसकी बेसिकली हमारे पास कितनी फॉर्मूलाज होती है हमारे सिलेबस में, जो है वो है 2 थ्योरम्स। थ्योरम नंबर 1 जो होती है वो होती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस हियर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये जो पैरेलल एक्सिस है इसकी थ्योरम क्या बोलती है। ये थ्योरम अगर यहां पर अब यहां पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है, कुछ इस तरीके से एक मास डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल दिस इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास में इसको यहां पर लिखूंगा। यस, दिस इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ मास। अब अगर हमें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होगा, सेंटर ऑफ मास अबाउट एनी लाइन पैरेलल टू आई सेंटर ऑफ मास, जो इस सेंटर ऑफ मास वाली लाइन के पैरेलल होगी। अगर हमें अबाउट दैट लाइन सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होगा, फॉर एग्जांपल वो लाइन कुछ इस तरीके से है यहां पर, और इन दोनों लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज डी। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली इस लाइन की यहां पर मैं लिखूंगा आई डैश। तो आई डैश जो होगा दैट मींस आई डैश सेंटर ऑफ मास में यहां पर लिखूंगा आई डैश सेंटर ऑफ मास, दैट मींस सेंटर ऑफ मास अलोंग द आई डैश डायरेक्शन। आई डैश डायरेक्शन इज बेसिकली पैरेलल टू आई डायरेक्शन। यस, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम, that is going to be the total mass of the system, multiplied by d square. D square is going to be the distance in between the two parallel lines about which we are supposed to calculate the center of mass of that particular system. Is that clear? यहां पर और एक एग्जांपल देखो, एक मास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है, ये हमारा है आई सेंटर ऑफ मास, हमें कुछ इस लाइन पे यहां पर डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल डी अगेन। तो हमें इस वाली लाइन पे क्या देखना है, फॉर एग्जांपल इस लाइन का मैं नाम रखूंगा एक्स। एक्स सेंटर ऑफ मास हमें देखना होगा, हमें देखना है सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस, दिस लाइन, एक्स लाइन। यस, वो कितना होगा, वो होगा आई सेंटर ऑफ मास, इस लाइन पे कितना होगा इसका सेंटर ऑफ मास, प्लस में रहेगा m, that is going to be the total mass, multiplied by the distance in between the two lines का square, d square। यहां तक क्लियर है? Is that clear? This was all about the theorem of parallel axes। आफ्टर दैट आती है हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब ये वाली लाइन, ये वाली एक्सिस, ये वाली थ्योरम हमें बोल क्या रही है। अब यहां पर कंसीडर करो एक सिस्टम है, ये एक प्लेन लेमिनर सिस्टम है, प्लेन शीट है, या एक लेमिना हम इसको बोल सकते हैं। यस, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक्सिस को ड्रा करूंगा, लेट मी ड्रा द एक्सिस ओवर हियर। यहां पर मैं 3 एक्सिस को ड्रा करूंगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस को मैं यहां पर ड्रा करूंगा।
अब अंडरस्टैंड करो इस फिगर को देखकर, ये जो लेमिना था, ये जो प्लेन सरफेस था, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी है z एक्सिस, दिस गोइंग टू बी द z एक्सिस। इस वाली लाइन को मैं नाम दूंगा दिस इज एक्स एक्सिस, एंड ये वाली लाइन जो है, ये वाली एक्सिस जो है, ये वाली एक्सिस है वाई एक्सिस। अब फॉर एग्जाम्पल हमें देखना होगा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस z एक्सिस। ये जो z एक्सिस है, दिस इज गोइंग टू बी, दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस, both the axis means both y axis and x axis. yes, point number 1 यहां पर मैं लिखूंगा, ये जो z axis है, z axis should be parallel, should be perpendicular to y and x axis. x axis के perpendicular भी अगर ये होगी और y axis के perpendicular भी होगी, प्लस अगर ये जो z axis है ये क्या होगी, ये होगी perpendicular to the laminar plane, to the laminar प्लेन। ये जो प्लेन है, ये जो शीट है हमारे पास मास डिस्ट्रीब्यूशन का, इसके परपेंडिकुलर भी अगर ये होगी, एक प्लेन बॉडी के परपेंडिकुलर भी अगर ये होगी, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा आई जी को मैं यहां पर डिनोट करूंगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली होगा। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें देखना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द जी एक्सिस, तो वो होगा आई एक्स एक्सिस प्लस आई वाई एक्सिस। दिस इज अगेन गोइंग टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये जो एक्स एक्सिस थी ये परपेंडिकुलर थी वाई एक्सिस, लेकिन ये सेम प्लेन में थे। आफ्टर दैट हम जेड एक्सिस की बात करेंगे, वो जो जी एक्सिस थी वो बेसिकली परपेंडिकुलर थी टू, परपेंडिकुलर थी to both the axes, x axis and y axis, and in addition to that ये जो z axis थी ये perpendicular थी to the plane of that body, to the sheet of that, to the plane of that sheet. is that clear? तो इसका जो moment of inertia हम देखेंगे, that will be the sum of other two axes. yes, यहां तक क्लियर? ओके, यहां पर एक बात याद रखिएगा, जो x y और z है, जो x y और z है, दे में इंटरसेक्ट, दे में इंटरसेक्ट एट एनी प्लेस, वो किसी भी जगह पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं उस बॉडी में, उस प्लेन में। यस, now coming to our next topic, that is moment of inertia. this is basically going to be the quick revision. यहां पर मैं आपको क्या बताऊंगा, moment of inertia for some simple geometrical objects. moment of inertia moment of inertia of simple geometrical objects, of simple geometrical objects। कुछ सिंपल से ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, उनका हम क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उनका हम डिस्कस करेंगे। जो हम यहाँ पर पहली वाली एग्जांपल लेंगे वो हम लेंगे यूनिफॉर्म रिंग का। फॉर एग्जांपल मेरे पास है पॉइंट नंबर 1, यूनिफॉर्म रिंग। एक यूनिफॉर्म रिंग का मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। एक यूनिफॉर्म रिंग जो है, फॉर एग्जांपल इसका मास है, mass of uniform ring is going to be m, and radius of this uniform ring is going to be r. yes, अब अगर मुझे इस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना होगा, तो मेरे पास दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इनर्शिया नंबर 1 होगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। अगर मैं देखूंगा एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, उस एक्सिस से जो सेंटर में पास होगी, एंड प्लस वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, वो परपेंडिकुलर भी होगी इसके, तो उसका सेंटर ऑफ मास अगर हम देखेंगे आई से हम उसको डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रेडियस का स्क्वायर। यस, और इसी तरीके से हमारा यहाँ पर केस नंबर 2 हो जाएगा। ये था हमारा अबाउट द सेंटर। यस, इसी तरीके से मैं यहां पर लूंगा अबाउट डायमीटर, उस एक्सिस के अबाउट हमें जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना होगा, दैट विल बी अबाउट द डायमीटर, जो डायमीटर बनाएगी। यस, उसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, दैट मींस हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। यस, दिस वाज आवर केस नंबर 1. Our case number 2 is going to be a uniform circular disc.
केस नंबर 2, यूनिफॉर्म सर्क्यूलर डिस्क, या हम लेंगे दूसरी शेप को, कॉमन शेप को। अब अगर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना होगा, फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर डिस्क है हमारे पास, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है आई वुड से, जिसका मास है, यहां पर मैं मास लिखूंगा, मास विल बी इक्वल टू m, एंड जिसकी रेडियस जो है, रेडियस किसके इक्वल टू है, रेडियस इज इक्वल टू r। अब जब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर भी दो होगा। नंबर 1 जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यहां पर लिखूंगा, दैट विल बी अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, उस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, जो सेंटर से पास होगी, उसका होगा I, दैट विल बी हाफ ऑफ mr square, that means half times m is going to be the mass of that disk, and r square is actually going to be the radius का square, yes। and इसी का जो पार्ट नंबर 2 में यहां पर लूंगा, that is actually about diameter, जो डायमीटर होगा किसका, उस सर्कुलर डिस्क का, उसके अबाउट में I को लिखूंगा, दैट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखूंगा 1/4 mr square, yes। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट मैं केस नंबर 3 लूंगा, अपना जो अपनी कॉमन शेप है, उसमें मैं यहां पर लूंगा, फॉर एग्जांपल एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है, थिन यूनिफॉर्म रॉड है, यस। अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होगा, फॉर एग्जांपल एक रॉड है हमारे पास, जिसका मास जो है, द मास ऑफ दैट रॉड इज गोइंग टू बी m, एंड जो लेंथ है, जो लेंथ होगी उसकी, फॉर एग्जांपल दैट इज गोइंग टू बी l। अब अगर हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर फाइंड करना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के, जो पास होगी थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर, प्लस वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू रॉड। ये जो रॉड है, इस रॉड के परपेंडिकुलर भी होगी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, दैट्स I, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1/12 टाइम्स ml का स्क्वायर। m is going to be the mass of that rod, and l is definitely the length of that rod। यहां तक क्लियर? आफ्टर दैट, यस, आफ्टर दैट यहां पर मैं देखूंगा नेक्स्ट केस जो है यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास, हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना होगा, करेक्ट। अब फॉर एग्जांपल यहां पर दो लो, मास उस सिलेंडर का कितना m हम लेंगे, और ये जो है इसका लेंथ हम लेंगे, इसकी लेंथ हम लेंगे l, एंड इसकी जो रेडियस है एक सिलेंडर की, इसकी रेडियस हम लेंगे r। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखेंगे, यहां पर मैं केस नंबर 1 लूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज गोइंग टू बी I अबाउट, किसके अबाउट, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इट्स ओन एक्सिस, जो इट्स ओन एक्सिस होती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट विल बी गिवन बाय half of mr square, where m is going to be the mass of that cylinder and r is going to be the radius of that square that cylinder, yes। यहां तक क्लियर? अब यहां पर देखो केस नंबर 2, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, अबाउट एन एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट, दैट इज पासिंग थ्रू, जो पास होगी, इट सेंटर, जो उसके सेंटर से पास होगी, एंड जो परपेंडिकुलर होगी, एंड विल बी परपेंडिकुलर, विल बी यहां पर मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, जो इसकी लेंथ है उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी, उसके अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू m, यस। अंदर में लिखूंगा l स्क्वायर अपॉन 12, प्लस यहां पर मैं लिखूंगा r स्क्वायर अपॉन 4, यस। दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी, ये बेसिकली क्या होता है, बेसिकली यहां पर होता है
ml² प्लस mr² 4, ये हो गया लेंथ रॉड वाली का, करेक्ट। तो ये होगा इसका प्लस एडिशन में, इसी को मैंने यहाँ पर m को बाहर किया, बाहर कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा l² प्लस r²/4। यस, ये तो हो गया हमारा केस नंबर आई डोंट नो। इसके बाद मैं लूंगा नेक्स्ट केस, दैट इज गोइंग टू बी द यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म एक सॉलिड स्फीयर होगा, हमें उसकी क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m और जिसकी रेडियस हम डिनोट करेंगे यहां पर r से, करेक्ट। अब अगर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना होगा तो यहां पर मैं केस नंबर 1 लूंगा, अबाउट डायमीटर में पहला लूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, जो डायमीटर के अबाउट होगा दैट विल बी गिवन बाय I इक्वल टू 2/5 mr²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली इस वाले फॉर्मूला से क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो पार्ट नंबर 2 में लूंगा दैट विल बी अबाउट टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट, तो अबाउट टेंजेंट जो I होगा, I विल बी गिवन बाय 7/5 mr²। इज दैट क्लियर, यहां तक क्लियर है? तो ये हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। यस, विद दिस लेट्स एंड टुडेज सेशन। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो रियली में पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।